आदरणीय डॉक्टर साहब, प्रधानाचार्य महोदय, मेरे प्यारे विद्यार्थी और गांव से पधारे हुए मेरे माता और बहन और आप सबसे प्यारे विद्यार्थी जो आज मैं उन सामने रूबरू हो रहा हूँ। एक जो शिक्षा होती है, शिक्षा का महत्व क्या है? एक तो व्यक्तित्व विकास है ना। एक बिना शिक्षा वाला व्यक्ति जो आपसे बात करेगा आपको समझ में आ जाएगा। एक पढ़े लिखे जो बात करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्तित्व विकास। दूसरा क्या हो सकता है? आय अर्जित करना, यानी कि इनकम करना। ये आप नौकरी करके करना चाहते हैं, ठीक है, और पढ़ाई करके अपने समाज में अच्छा व्यक्तित्व विकास करके अपना आपको उसके लिए तैयार करना। दूसरा क्या करना? आपको समाज के लिए भी जीना है, मानव जीवन के लिए भी जीना है। इससे सभी जीव जंतु है उन सभी के लिए आपको कार्य करना है, ठीक है, सभी के भलाई के लिए कार्य करना है। दूसरा, आज मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बद्रीलाल डॉक्टर साहब का, कि आपके दिमाग में बहुत अच्छी उपज आई खेत पाठशाला, वो भी किनकी? हमारे बच्चों की। खेत पाठशाला हम कृषकों की करते हैं, हम कृषक भाइयों के अलग अलग गाँव में करते हैं, लेकिन आपने एक नवाचार के रूप में वास्तव में आपने प्रथम पुरस्कार पाया। उसके लिए निश्चित रूप से आप उत्तरदायी में हकदार हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको और आपने एक आज नई हमारे विद्यार्थियों के लिए खेत पाठशाला योजना आपने चालू की है, निश्चित रूप से वंदनीय है, स्वागत योग्य है। और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें एक उत्साह का संचार होगा। एक आप रोज स्कूल में चार दीवारी में पढ़ के बैठते हैं, आज आप नीम के छाया में पढ़ रहे हैं, नीचे दरी पट्टी है, सामने क्या है? फसल है, और फसल को उगाने वाले हमारे साथ। कितना अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है जीवन का। ये इस तरह से आप रोज खेत में जाते हैं, आज का अनुभव और रोज का अनुभव आप में भिन्नता लाएगा। जाता नहीं जाता? ये तो नहीं है आपने फसल पहली बार देखी, आपके गांव में तो वस्ता के नाव पहली बार देखी होगी। आपने गेहूं का पौधा कितने साल से देख रहे हैं? जब से अपन समझे होंगे तब से देख। जो का जो होता जो होता है, कब से देख रहे हैं? कभी से देख रहे हैं? जब तक हम समझ पकड़ी खाए जो का है ये गेहूं का पौधा है, कोई नया तो नहीं है ना। अब इसमें पढ़ाई क्या चीज़ है? अब इसमें पढ़ाई कहाँ आती है बताओ? आप लोग समझ जाते हैं कि गेहूं कब बोते हैं, लहसुन कब बोते हैं, मक्का कब बोते हैं और सोयाबीन कब बोते हैं। क्या आपके स्कूल में पढ़ाई करने की जरूरत है? आप ऐसे समझ जाएंगे। हाँ, लहसुन कब बोते हैं, प्याज कब बोते हैं, या किनोवा कब बोते हैं, या आपके अलसी कब बोते हैं, है ना। इसमें पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? तो समझ लो आधा एग्रीकल्चर, आधा से ज़्यादा, लगभग 75% आप एग्रीकल्चर में जानते हैं। कितना परसेंट? 75%। आज जो शहरी का विद्यार्थी होगा जो एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए आएंगे, उनको ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। उनको बता दो कि गेहूं का पौधा या जौ का पौधा, नहीं पहचान पाएंगे। पहचान पाएंगे क्या? नहीं पहचान पाएंगे। आप पहचान पाओगे, लेकिन यदि इसी चीज़ को मैं बोलूँ आप लिख के बताओ, कोई 5 अंतर बता दो गेहूं के पौधे और जौ के पौधे में, तो फिर आप नहीं बता पाओगे। अंतर बताओ। देखें, कोई 2 विद्यार्थी बताओ गेहूं के पौधे और जौ के पौधे में क्या अंतर है? आप कब से देख रहे हो? जब से आप समझ पकड़े तब से पढ़ रहे हो ना। बताओ, कोई डिस्कस करके बताओ। आप आपस में डिस्कस करके बताओ। जो जिसको बोलते हैं जो तो समझ गए ना, जो किसको बोलते हैं? पौधा आपके सामने आ गया। और गेहूं का पौधा, हाँ बताओ, अंतर बताओ। 5 अंतर नहीं, आप 1 अंतर बताओ। चलो 5 अंतर ज्यादा हो गया। और उम्मीद नहीं आए तो वो तो 2 ही में आएगा। अच्छा, यही पढ़ाई है। क्या चीज़ है? यही पढ़ाई है जो आपको थोड़ा सा बाकी है, 25% वाला। 75% आप जानते हो, 25% जो नहीं जानते यदि आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी शहरी विद्यार्थी आपको टक्कर दे सकता है। मैं एग्रीकल्चर क्यों पढ़ा? मैं पढ़ाई में आलसी था, ठीक है, बड़े बहुत आलसी था पढ़ाई। 100 के 10-11 बजे तक उठता था। अच्छा, तो मुझे ये तो जहाँ तक मेरे ये गेहूँ कब बोते हैं, जौ कब बोते हैं, मक्का कब बोते हैं, सोयाबीन हमने अभी गांव में देखी भी नहीं है। मेरे गांव में सोयाबीन नहीं होती है ना। तो मैंने कहा मैं एग्रीकल्चर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे
मालूम है गेहूं को बोते हैं और कब खिलाते हैं कब काटते हैं, इतना पर ध्यान है। तो उस विश्वास पे आधार पर मैंने एग्रीकल्चर लिया, है ना। एक दो और कारण थे जिसके कारण मैंने एग्रीकल्चर लिया। लेकिन आप लोग जितनी इतनी फसलें देखते हैं, इनकी फसलों के बारे में ज्ञान और किसी को नहीं है। हकीकत कहूँगा मेरे को भी नहीं है। जितना ज्ञान बद्रीलाल जी को है इस किनोवा के बारे में, मेरे को नहीं है। क्यों? अब बताओ ये क्यों आया, ऐसा क्यों आया वक्तव्य? क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन के अलग अलग ब्रांच हो जाती है। ठीक है, मैं एग्रीकल्चर में हूँ, फिर ये दोनों बच्चे मेरे सब्जेक्ट के हैं, कीट विज्ञान के। कौन से सब्जेक्ट के? अब एग्रीकल्चर में जैसे अभी तो आपको सभी फसलें एक जैसी दिख रही ना, अब जैसे आप पढ़ने जाएंगे तो समझ में आएंगे ये तो उनका सब्जेक्ट है, ये उनका सब्जेक्ट, ये इनका सब्जेक्ट, ये इनका सब्जेक्ट है। कीट मकोड़ा अलग है, बीमारी वालों अलग है, एक निमेटोड और लगता है उसका अलग है। तो सभी फिर अलग अलग विभाग में चले जाते हैं, उसकी बहुत महीन अध्ययन करते हैं। वो थोड़ी आगे चली गई। अब जो सिर्फ एक सिंपल सी बात बताई मैंने आपको कि जौ और गेहूं के पौधे में अंतर है। तो आप तो आज पहली बार आपने भी सोचा होगा कि कोई प्रश्न पूछेंगे, ये कोई प्रश्न होता है क्या? लेकिन जब अपन पढ़ने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तो अपन को लिखना ही पड़ेगा। अब हाँ ये दिन हाँ मैं गेहूं के पौधों को भी जानता हूँ, जौ के पौधों को भी जानता हूँ, तो कहाँ से नंबर मिलेगा बताओ? आपके गुरुजन बेटे हैं वो नंबर काट देंगे, से क्रॉस दे देंगे। तो ये जो पढ़ने वाली चीज़ें, ये आपको ज्ञान कहाँ से है? ये किताबी ज्ञान। और इस किताबी ज्ञान से जब आप पौधे को लेकर के देखोगे तो आपके वो प्रैक्टिकल ज्ञान बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखना कभी आपके गेहूं के पौधे भी खड़े होंगे आपके गांव में, जौ के पौधे भी खड़े होंगे। ठीक है ना। मसूर और चने के पौधे को पहचान लोगे, छोटा होगा तब। अब मैं अंतर बताना पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे, क्या लिख के बताओ दो कौन से अंतर, लिख करके पहचान सकते हो, है ना। लेकिन आपको लिखने के लिए बोलेंगे तो आप नहीं पहचान पाओगे। गाय में और भैंस में क्या अंतर है? 5 अंतर बता दो, एक दो बता दो। गल कंबल होती है, ऐसे होता है, वैसा होता है, लेकिन फिर नहीं पहचान पाओगे। क्यों? सही है। तो ये जो अपन को पढ़ना की चीज है यही है। दूसरा एक शब्द वो लिखा है एग्रीकल्चर कैरियर गाइडेंस, बहुत बढ़िया शब्द है। क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे गाइडेंस देते हैं, डॉक्टर बनने के लिए गाइडेंस आपको पैसे लेकर के बैठा करके 2 घंटे समझा करके देते हैं। लेकिन आपको बिना पैसे में आज जो आपने डॉक्टर साहब ने आपने आज जो कार्य कर रहे हैं वो अमूल्य है। एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है सबसे पहले बताओ। सबसे पहले अपन कृषक तो बन ही सकते हैं, चाहे नौकरी कोई से भी करें। आप डॉक्टर बन जाए तो भी आप खेती कर सकते हैं, आप एक टीचर्स बन जाए, शिक्षक बन जाए तो भी आप खेती कर सकते हैं। आप अभी पटवारी साहब अपने पास में गए थे, पटवारी बन जाए तब भी आप खेती कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़मीन है तो आप कोई भी काम करें, लेकिन उसके साथ में आप खेती कर सकते हैं। उसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती। पढ़ाई की आवश्यकता कब होगी? जब आप उसको एक कार्य करने के रूप में, आय अर्जन करने के रूप में या पैसे कमाने के रूप में आप इसको लेते हैं। तो उसके लिए आप तो जाएंगे कैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में? एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने के लिए या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या क्या क्या आपके पास होना चाहिए? अभी आप 10th पास करके 11th में जाएंगे तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एग्रीकल्चर अपने फार्म भर के दे सकते हैं, तो आपके जो शिक्षकगण हैं वो आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दे सकते हैं। दूसरा, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में किन किन बातों का, कौन कौन सी डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी? या तो आपके बायो से हो, बायोलॉजी से हो, 11th 12th बायोलॉजी पढ़ा हो, उसी को कॉलेज में एग्रीकल्चर मिल सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो 11th 12th एग्रीकल्चर पढ़ा हो उसी को एग्रीकल्चर मिल सकती है। या फिर जो 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा हो वो भी एग्रीकल्चर अपने मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, बाहर नहीं मिलेगी। 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं इसके कंपटीशन के। एक तो आपके जो मध्य प्रदेश के लिए होता है कि मध्य प्रदेश के कॉलेज आपको अलर्ट हो सकते हैं, ठीक है बेटा। और एक होता है मध्य प्रदेश के बाहर कहीं भी आप पढ़ सकते हो। वो एग्ज़ाम कौन करवाता है? भारत सरकार करवाती है। कौन करवाता है? भारत सरकार करवाती है। और उसका जो हमारी सबसे बड़ी कृषि की जो ऑफिस है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और वो कहाँ पे है बेटा? दिल्ली में। तो वो एग्ज़ाम कराते हैं पूरे भारतवर्ष के लड़कों के लिए।
और जो बच्चे उसमें कंपटीशन में पास हो जाते हैं वो बच्चे किसी भी स्टेट में पढ़ सकते हैं। उस एग्ज़ाम से आप अपने मध्य प्रदेश में भी पढ़ सकते हैं किसी भी कॉलेज में, बस आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा जिस स्टेट में पढ़ता है उस एग्ज़ाम देखने के बाद में तो उसको वहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बोले आप अपने स्टेट में जा रहे हो इसलिए नहीं देंगे, ठीक है। यदि आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी स्टेट में पढ़ते हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है, तो अपना खर्चा अपन निकाल सकते हैं कुछ आधा आदमी का, ठीक है। मान लीजिए 20,000 रुपये लग रहा है 6 महीने का, तो अपन 10-15 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं, अपने माता पिता के ऊपर थोड़ा सा खर्चा कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जब बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, अभी तो आपको घर खिलाते पिलाते कौन है, मम्मी खिला देंगी, छोरा नाज खाए नहीं, दूध पिला देंगे, है ना। पापा से जो डरते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन मम्मी से नहीं डरते होंगे। तो मम्मी बहुत ख्याल रखती है, कपड़े भी धो देते होंगे, प्रेस भी करा के रख लेते होंगे, जूते चप्पल मोजा सब संभाल के रखते हैं, आपको दे देते होंगे। लेकिन बाहर जाओगे तो क्या होगा, सब अपन को करना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, ठीक है, और कपड़े ढूंढ के भी लाने पड़ेंगे कि हवा में उड़ गया तो कहाँ किसका क्या, ठीक है नहीं, ठीक है। ठंड में अपन को पानी गर्म करना, नहीं तो आलस हो गए तो फिर मेस में रोटी भी चली जाएगी, काली रोटी बनी कैसे भी रोटी बनी सब खानी पड़ेगी, है ना। तो अपन को उसमें सक्षम बनेंगे। कोई भी सुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास पूर्ण नहीं होता है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है वो उतना ही पाते हैं। तो आप, पढ़ाई भी एक बहुत बड़ी संघर्ष है बेटा, क्या चीज़ है, पढ़ाई भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अब उसमें आपको प्रतिभागी किसको बनाना है, किससे कंपटीशन करना है, आपको इससे करना है, इनको इनसे करना है, बताओ आज मेरी बात। आपको स्वयं को अपने आप से कंपटीशन करेंगे। कोई भी विद्यार्थी दूसरे से अच्छा सीखेगा, लेकिन कंपटीशन भी करे, लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो, उसमें कोई भी दूसरों को नुकसान पहुंचा के मैं आगे निकल जाऊं, इस प्रकार का कंपटीशन अपन को जीवन में कभी किसी को ख्याल में भी लाना ना कभी करना। और स्वयं से भी आप कंपटीशन करोगे तो वो सबसे बेस्ट कंपटीशन कहलाता है। अब बोला स्वयं से मैं कंपटीशन कैसे करूं, स्वयं से कंपटीशन कैसे कर लेंगे कि आज मैं जितना पढ़ रहा हूं उससे कल मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय निकाल के पढ़ सकूं। जो मुझे समय इधर उधर व्यतीत करता हूं पढ़ाई के अलावा, क्या उसमें से समय मैं निकाल करके पढ़ाई के लिए कर सकता हूं। पिछले साल जो मैं परसेंटेज लेके आया था तो मुझे कुछ कमी रह गई थी, जो मुझे मालूम है, दूसरों किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है कि मैंने पिछले साल कहाँ का गलतियाँ की थी, पढ़ने में गलती की थी या लिखने में गलती की थी, या मेरे पास में ऐसे कोई लिटरेचर नहीं था पढ़ने के लिए जो मुझे नहीं मिला, जिसके कारण मैं नंबर नहीं ला पाया। तो आपको ही मालूम है, वो आपके भाई को भी मालूम नहीं होगा, माता पिता को दूर आपके भाई को मालूम नहीं जो आपके साथ पढ़ता हो। तो आप उस चीज़ को ओवरकम करें, उसको अच्छे से लेके आए और अपने आप से कंपटीशन करते हुए हमेशा आगे निकले। जो परसेंटेज आपके पीछे थे हमेशा आपके परसेंटेज बढ़े, लेकिन आप अपनी क्षमता को जरूर पहचानें। ये नहीं दिन भर आप पढ़ने लग जाए, ठीक है ना। आप अपने शरीर को भी ध्यान रखें, माता पिता के काम में भी आप हाथ बढ़ाएं और अपने जो आपको जो गुरुजन द्वारा दिया गया जो कार्य है उसको भी करें और सेल्फ स्टडी भी आप निश्चित रूप से करें। जब आप कॉलेज में जाएंगे, दोनों प्रकार का एग्जाम हो गया। यहाँ पे कौन सा एग्जाम होता है, PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। कौन सा होगा, जब हम 12वीं पास कर लेंगे तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। वो किसके लिए होता है, मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं वहाँ पढ़ने के लिए आपको PAT का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। वो फार्म कब भरा जाते हैं, फरवरी मार्च में। कब भरे जाते हैं, फरवरी मार्च में। और कहाँ पे भरे जाते हैं, कहाँ भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे। आपके कशा वो कियोस्क मित्र होते हैं, कियोस्क ऑनलाइन ई मित्र पे जाकर के आपको सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से पता चल जाएगा, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपको उसके फॉर्म निकलने वाले हैं। तो आप उसको जाकर के फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। दूसरा ICAR का जो बढ़ता है, जिसे मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली वाला, वो भी उसी समय निकलता है। वो थोड़ा सा लेट निकलता है, अपने मध्य प्रदेश का थोड़ा जल्दी निकलता है, और जो ICAR का है वो थोड़ा सा लेट निकलता है, मार्च अप्रैल में। उनके जून जुलाई में उनका एग्ज़ाम हो जाता है। और वो भी एग्ज़ाम कैसा होता है, दोनों प्रकार के। अभी तो ऑनलाइन भी हो रहे हैं कंप्यूटर से, और फिर कभी कभी आपको बुला कर अलग अलग सेंटर आयोजित कर लेते हैं, उस सेंटर पर जाकर के आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है बच्चे लोगों। उसके बाद में आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, दो, एक तो एग्रीकल्चर कृषि और दूसरी आपकी उद्यानिकी। अब एग्रीकल्चर उद्यानिकी में क्या फर्क है, आप में से बताओ, कोई एक बच्चा बताए।
कि कृषि और उद्यानिकी में क्या अंतर है? तो कृषि मतलब जो भी खाद्यान्न फसलों से उत्पादन करने वाली जो तकनीक जो पढ़ते हैं वो कृषि में पढ़ते हैं, है ना। उद्यानिकी में जैसे आपके कौन सी फसल आ गई, जितने भी फल फूल वाले पौधे आ गए, सब्जियां आ गई, सब्जियों को पढ़ना हो, फल फूल पढ़ने हो, या फिर आपके जितनी भी मसाले वाली फसलें पढ़नी हो, मसाले वाली फसलें, औषधि वाले फसलें, तो वो सभी किस में पढ़ाते हैं? औषधि में पढ़ाते हैं, ठीक है। बीएससी करने के बाद में आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है? कौन कौन सी मिल सकती है? जो भी आपके ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महोदय के जो आप बता रहे हैं वो मिल सकती है, वहाँ तक ठीक है। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज़ हैं आपके, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो क्या क्या बेचती है, खाद बेचती है, तो कोई कोई व्यक्ति चाहिए उसमें जो खाद के बारे में हमारे किसान भाइयों को सलाह दे सके। दूसरा कौन सा चाहिए? बीज। बीज कौन सा होता है, कौन सा बोने के लिए काम है, कौन सा नहीं बोने के लिए काम है, वे सभी बीज का काम भी कौन करते हैं? प्राइवेट वाले करते हैं। तो बीज वितरण में भी, बीज बेचने में भी, या बीज नए बीज बनाने में भी आपकी नौकरी लग सकती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कीटनाशक हैं या फफूंदनाशक हैं या खरपतवार नाशक हैं, उनको भी बारे में जानकारी के लिए आपको प्राइवेट कंपनी आपको अच्छी नौकरी दे सकती है। यदि आप फिर गवर्नमेंट में रहना चाहें तो बीएससी करने के बाद में आप टीचर भी बन सकते हैं। बीएड करके क्या बन सकते हैं? टीचर भी बन सकते हैं आप। एग्रीकल्चर आने वाले जो जितने भी अभी नई शिक्षा नीति में कृषि संकाय को जोड़ दिया गया है, तो पढ़ाने के लिए टीचर की भी आवश्यकता होगी ना, कि नहीं होगी? होगी। तो आप लोग तो पूरा ज्ञान आपके पास में है, आप उनको ज़्यादा कुछ मिलता है, उनको आप जो आपका अनुभव है वो आप बताएंगे तो आप एक अच्छे टीचर का बन सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री, है ना। एमएससी में फिर अलग अलग सब्जेक्ट है, एक इसका हो सकता है, एक कीट का विशेषज्ञ बन सकता है, एक पौध रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, एक सूत्रकर्मी विशेषज्ञ बन सकते हैं, है ना। एक मसाला वाली फसलों का बन सकता है, एक औषधि वाली फसलों का बन सकता है, एक सिर्फ फल वाले का बनेगा, एक सिर्फ फूल वाले का बनेगा। मतलब अलग अलग जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी अलग अलग विभाग चले जाते हैं। उसमें आपको नई नई खोज करने का अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? नई खोज। अब नई खोज वहीं से चालू होती है जहाँ आप बीएससी एमएससी करने के बाद में या पीएचडी करने के बाद में आप लोग कर सकते हैं। अभी आपके बीज देखे होंगे, आपने नाम सुना सोयाबीन की वैरायटी का? कौन कौन सी वैरायटीज हैं बताओ, दो के नाम बता दो। JS 9560, दूसरी 2034। अब ये कहाँ से आई बेटा बताओ, ये कहाँ से आई? ये आप लोगों में से जो विद्यार्थी थे जो पढ़ के गए और उन्होंने नए बीज तैयार करके उसको बड़ी संख्या में फैला करके फिर वापस से हमारे किसान भाइयों को दिया। तो ये काम किसने किया? बच्चों लोगों ने किया। जो आज बच्चे पढ़े थे वही कल जाकर उन्होंने अनुसंधान किया, कि नई चीज़ उनको अच्छी लगी, उन्होंने वापस उसको मल्टीप्लाई करके वापस किसको दिया? किसान भाइयों को दिया। दिया कि नहीं दिया? वो उन्हीं का काम है। आपके नया कोई कीटनाशक आ रहा है, कौन कर रहा है? कोई कोई आप में से पढ़ के गए, वही तो उसका अनुसंधान करके वापस से आ रहे हैं। कौन कर रहे हैं बताओ? दूसरे तो कोई नहीं कर रहा, यंत्र तो नहीं करता ना, व्यक्ति विशेष ही व्यक्ति होता है जो उस कार्य को करता है। आपके पास चने की वैरायटी है, चने की वैरायटी जानते हो? दो नाम बताओ। विशाल, डॉलर विशाल तो एक कॉमन शब्द हो गया। उसमें कुछ वैरायटी का नाम जानते हो? जानते होंगे, कम जानते हो। चने में कम जानते, सोयाबीन में सब जानते हैं। इटालियन भी है। गेहूं में जानते हो? हाँ, लोकवन W147। हाँ देखो इतना नाम बता दिया, लोकवन W147। बच्चों लोग आप लोग बताओ और किसी की जिसके जानकारी हो, और किसकी जानते हो बताओ? चलिए कोई बात नहीं। आप तो ये जो वैरायटी होती है ये कोई भी निकालता है। अब वैरायटी निकालने के लिए आप जैसे बच्चों की आवश्यकता होती है जो उसमें इंटरेस्ट होते हैं। इसमें होशियारी की आवश्यकता है ही नहीं। एग्रीकल्चर में आप कोई कहता है मुझे होशियार होगा वो एग्रीकल्चर में जाना, होशियारी की आवश्यकता एग्रीकल्चर में है ही नहीं। आपको मेहनती होना है और लगन से काम करना है, समय देना पड़ेगा उस चीज़ को, तो आप अपने आप हो जाएंगे। मान लीजिए मैं होशियार हूँ और खेत में जाऊँ नहीं, तो क्या मेरे किनोआ का फसल इतनी अच्छी खड़ी होती? नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ समझदार और सिर्फ परिश्रमी होने की आवश्यकता है यदि मुझे इस प्रकार की फसल खड़ी करनी है। अब बताओ,
जिसने किनोवा नहीं देखा और आपने आज देख लिया, तो जो नहीं देखा वो तो पढ़ करके पागल हो जाएगा, तभी उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप यदि एक बार देख लिए तो वो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर होता है। अच्छा, हम लोग जो काम करते हैं नए बीज बनाने का, नए कीटनाशकों के परीक्षण का, तो जो हमारा फार्म है, आप लोग खेती करते हैं, हमारे पास में भी खेती है, हम प्रशिक्षण का काम भी करते हैं, बीज उत्पादन का काम भी करते हैं। तो हमारे पास में कितनी ज़मीन है? 200 बीघा। कृषि कार्यालय में कितनी ज़मीन है? कृषि विज्ञान केंद्र के पास में लगभग 200 से ज़्यादा बीघा ज़मीन है। उनमें से हम 100 बीघा में खेती करते हैं। कितने बीघा हम करते हैं? 100 बीघा। तो हमारी ऐसी पड़ी थी जो हमें अभी उस लायक नहीं बनी को खेती बन जाए, क्योंकि सरकारी विभाग को खेती कौन सी ज़मीन दी जाती है? जो उपलब्ध रही हो, जो उपलब्ध हो, सरकार के पास में खाली पड़ी हो, वही तो दी जाएगी। आप ये खेती हमारे को देंगे नहीं। ठीक है, तो उस खेती पर हम धीरे धीरे लेवल करते गए, उसको मिट्टी को सुधार करते गए, और अभी लगभग हम 100 बीघे में बीज उत्पादन कार्य कर रहे हैं। आपके पास में जो सोयाबीन की जो 95 JS 5560 आती है, या फिर RVS 2001 आती है, 2034 आती है, JS 2029 आती है, RVS 18 अभी नहीं आएगी, RVS 24 नहीं आएगी, RVS 2069 नहीं आएगी। तो ये जो वैरायटी आपके पास आती है, उसके पहले 5-7 साल पहले हमारे पास में आ जाती है। हम उसके बीज का क्या करते हैं? गुणन करते हैं, वृद्धि करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को इतना बीज उपलब्ध हो पाए। उसी प्रकार की चने की जो डॉलर और विशाल में बात की ना बालक ने भी, RVG 202, RVG 203 है ना, आती है, J16, J14। तो ये किस्में हमारे पास में सबसे पहले आती है। हम लोग फिर उसको टेस्ट करते हैं कि ये हमारे किसान भाइयों के पास में या हमारे इस वातावरण में टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी। कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति यहाँ अच्छा बोल लेता है दूसरे स्टेट में जाके भी अच्छा बोल लेगा, ये जरूरी नहीं है। तो जो पौधा अपने इस वातावरण में हो सकता है, वही हमारे यहाँ पे बो करके उसको देख करके परीक्षण करके फिर हमारे यहाँ किसान भाइयों को क्या करते हैं? अनुशंसा करते हैं कि आप इस चीज़ को बोइए। हमारे मंदसौर जिले वाले बोए या मध्य प्रदेश वाले बो दीजिए, लेकिन कोई हिमाचल में का जो बीज होगा क्या अपने यहाँ चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए अलग वातावरण चाहिए, है ना, पकने के लिए, बोने के लिए, उसको वृद्धि करने के लिए। तो इनके अलग अलग परीक्षणों को गुजरने के बाद में फिर उसमें ये भी देखा जाए कि इसमें कीट बीमारियाँ कितनी लग रही, ज़्यादा बीमारी लग रही है वो उस पौधे में, तो वो पौधा अपने लिए काम का नहीं है ना। जिसमें सबसे कम बीमारी लगेगी पौधे में, वही हम किसान भाई को कहेंगे कि ये किसान भाई आप इसको बोइए। वही तो होता है परीक्षण अनुसंधान, और कुछ भी नहीं होता। मान लीजिए आप 10-20 अलग अलग वेराइटी के आपके गेहूँ हैं, 20 ही हैं, 20 को थोड़ा थोड़ा से अलग अलग 20 क्यारा में लंबे लंबे क्यारा में बो दिया। फिर उसमें आप देख लीजिए कि किसमें कीड़े ज़्यादा लग रहे हैं, किसमें उपज ज़्यादा आ रही है, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी हाइट कम है। ये सारी जानकारी कौन दे देगा? वो खेत आपको दे देगा। अब कोई किसान भाई बोले कि मेरे हर साल गेहूँ नीचे गिर जाते हैं, तो उनको कौन सी वैरायटी के लिए बोल देंगे? जो छोटी हाइट की, उनको ही बोलेंगे ना। वो गिर जाते तो अच्छा छोटी हाइट की ले लो, ये ला, इस वैरायटी का नाम ये है, ये आप ले लो। तो इसमें बताओ अपना आप इन्फॉर्मेशन मिल गई। कोई कहता है कि मेरे के गाय भैंसे भी हैं और परिवार के सदस्य भी हैं, मुझे गेहूँ भी चाहिए और भूसा भी चाहिए, तो उसके मध्यम हाइट वाली दे देंगे। इसमें बालिया भी उसको गेहूँ दाने के लिए मिल जाएंगे, उसके भूसा भी मिल जाएगा। कोई कहता है मेरे पास तो भैंसे है ही नहीं, मुझे दाने के लिए चाहिए, तो छोटी हाइट वाली दे देंगे, नहीं देंगे।